हेलो गाइस। इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि चंद्रबरदाई के जीवन वृत्त का उल्लेख करते हुए पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता पर विचार कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमें महाकवि चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार थे, उनके जीवन वृत्तांत का उल्लेख करते हुए यानी उनके जीवन के बारे में बताते हुए पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता पर विचार करना, उस पर टिप्पणियाँ करनी है। ठीक है, तो वीरगाथा काल के पहले बता दो कि क्वेश्चन काफ़ी लंबा होने वाला है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और 5 नंबर में भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। कैसे पूछ लिया जाता है वो मैं बता देती हूँ, और एक नंबर के इस क्वेश्चन में से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। सो अपने आंसर के साथ प्रोसीड करते हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि थे। कहा जाता है कि महाकवि चंद और पृथ्वीराज का जन्म जो है वो एक समय ही हुआ था। रासो के आधार पर इनका जन्म संवत 1205 में तथा इनका देहांत 1248 में हुआ था। इनके पिता का नाम बैण अथवा राम वेणु था। चंद षड भाषाओं व्याकरण काव्य साहित्य छंद शास्त्र ज्योतिष पुराण आदि अनेक विषयों के ज्ञाता थे। चंद के पुत्रों में जल हलन सबसे योग्य था और इसी ने अधूरे रासों को चंद की मृत्यु के पश्चात पूरा किया था, ऐसी अनुभूति प्रचलित है। यानी कहने का अर्थ है कि जो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि यानी चंद यहाँ पे चंद्रबरदाई के लिए प्रयोग किया गया है, उन्हें वीरगाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है। और चंद्रबरदाई जो हैं वो दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज के सामंत और उनके राजकवि थे और उनके मित्र भी थे। कहा जाता है कि जो महाकवि चंद है और पृथ्वीराज हैं, उनका जो जन्म है वो एक ही दिन हुआ था। रासों के आधार पर यदि रासों में देखें तो उनका जन्म 1205 में हुआ तथा उनका देहांत जो है यानी उनकी मृत्यु जो है वो 1248 में हुई थी। चंद के पिता का नाम बैण अथवा राव वेणु था। चंद जो है वो षड भाषाओं यानी 6 भाषाओं के व्याकरण के काव्य साहित्य छंद शास्त्र ज्योतिष पुराण आदि अनेक विषयों के ज्ञाता थे। यानी उन्हें इन विषयों के बारे में संपूर्ण ज्ञान था, संपूर्ण जानकारी थी और वे इनके ज्ञाता थे। चंद के पुत्रों में यानी चंद के जितने पुत्र थे उनमें जल हलन सबसे योग्य थे और इसी ने चंद की मृत्यु के बाद रासों को यानी वो जो अधूरा रास उन्होंने छोड़ दिया था उसको पूरा किया था, ऐसी अनुश्रुति प्रचलित है। अनुश्रुति है, ऐसी बात प्रचलित है। यानी ऐसा कहा जाता है कि चंद का साहित्य है वो उनके पुत्र जल हलन ने उनकी मृत्यु के पश्चात पूरा किया था, जो कि उनके सभी पुत्रों में श्रेष्ठ थे, योग्य थे। रासों में चंद ने अपने आश्रयदाता और मित्र पृथ्वीराज का यशोगान किया है। यानी पृथ्वीराज रासों में चंद ने अपने आश्रयदाता कौन होता है, जिसके आश्रम में वो रहा करते थे, जिसकी जो है जिसके आश्रम में रहते थे, जिसकी शरण में रहते थे, जिसकी दया के कारण वो रहते थे, और अपने मित्र यानी राजा पृथ्वीराज को उन्होंने यहाँ पर अपना मित्र भी बताया है। खूब यशोगान के उनके बारे में खूब अच्छी बातें जो है रासों में लिखे। भी यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है जो कि इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। वो है चंद्रबरदाई का अमर काव्य है। यानी चंद्रबरदाई का अमर काव्य कौन सा है। रासो यहाँ पे तो सिर्फ रासो लिखा गया, आपको पूरा लिखना है पृथ्वीराज रासो। अब पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता पर विचार करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रामाणिकता पर विचार करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अप्रामाणिकता पर विचार करेंगे। डॉक्टर बोलर तथा रासो की अप्रामाणिकता, यानी पहला पॉइंट आ जाता है डॉक्टर बोलर और रासो की अप्रामाणिकता। ठीक है, कि रासों की अप्रामाणिकता डॉक्टर बोलर के अनुसार बताओ। और यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर बोलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक क्यों सिद्ध किया था, इस पर टिप्पणी कीजिए। इस तरीके से 5 नंबर का क्वेश्चन बन के यहाँ पर आ जाता है। तो इसमें खाली डॉक्टर बोलर का भी पूछ लिया जाता है यानी आज। ठीक है, तो ध्यान रखना, आज से कुछ वर्ष पूर्व पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता असंदिग्ध थी। यानी कुछ वर्ष पहले, जब तक कि हमें अन्य ग्रंथ नहीं मिले थे, अन्य जो है वो प्रतियां नहीं मिली थी, उस समय तक पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक सिद्ध करना हमारे लिए बहुत कठिन था। यानी उसकी प्रामाणिकता को असंदिग्ध यानी शक के बिना पर लेना बिल्कुल भी
जो है वो पॉसिबल नहीं था। कर्नल टॉड ने इसे प्रमाणिक मानकर बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से इसका प्रकाशन आरंभ करवा दिया था, और जिस समय उन्होंने इसका प्रकाशन आरंभ करवाया उसी समय डॉक्टर बोलर को कश्मीर के राजकवि जयानक द्वारा, यानी जो कश्मीर के उस समय के राजकवि थे जयानक जिनका नाम था, उनके द्वारा संस्कृत में लिखी गई पृथ्वीराज विजय की खंडित प्रति मिली। खंडित प्रति यानी टूटी फूटी, पूर्ण रूप में नहीं मिली वो प्रति होता है कॉपी, ठीक है। एक कॉपी मिली जो कि राजकवि जयानक ने संस्कृत में लिखी थी, पृथ्वीराज विजय की खंडित प्रति मिली, उसकी कॉपी मिली जो कि पूर्ण रूप से नहीं मिली, इसलिए उसे खंडित कहा गया है। उसे देखने पर डॉक्टर बोलर ने पृथ्वीराज विजय को प्रमाणिक तथा रासो को अप्रमाणिक घोषित कर दिया। क्यों करा उन्होंने ऐसा? जैसे देखो, जैसे ही डॉक्टर बोलर को जो है कश्मीर के राजकवि जयानक द्वारा संस्कृत में लिखी हुई पृथ्वीराज विजय की खंडित प्रति मिलती है, यानी उसकी प्रति मिलती है, उसी समय वो क्या करते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है उसका प्रकाशन रुकवा देते हैं और उसे जाली घोषित कर देते हैं, अप्रमाणिक घोषित कर देते हैं। क्यों करते हैं? वो क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज विजय तो प्रमाणिक है लेकिन रासो अप्रमाणिक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वीराज विजय में जो वर्णित सभी तिथि तथा संवतों का मेल इतिहास सिखाता है, यानी जितनी भी तिथियाँ, जितनी भी संवत उसमें लिखे गए हैं वो सभी इतिहास से मिलते हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, नहीं तो कोई भी फ़र्क उनमें नहीं मिलता है। जबकि पृथ्वीराज रासो में और इतिहास के ग्रंथों में, यानी इतिहास के जो लेख मिलते हैं उनमें 1000 वर्ष तक का अंतर है। ऐतिहासिक संवतों में, यानी ऐतिहासिक जो वर्ष हैं उनमें 1000 वर्ष तक का अंतर मिल जाता है, ठीक है। समय में इतना अंतर देख कर बोलर इसे भट्ट भंगत कहकर इसका प्रकाशन रुकवा देते हैं। भट्ट जो हैं वो उस समय के एक जो है आप कह लो भट्ट भंगत होता है कि बहुत बड़े लेखक हुए हैं भट्ट, और उनके नाम पर जो लेख लिखे गए हैं उन्हें भट्ट भंगत कहा गया है, ठीक है। कि तो भाई भट्ट भंगत जो हैं भट्ट भंगत की तरह लिख दिए हैं। भट्ट भंगत यानी बहुत पहले के समय के लेख हैं, बिल्कुल इन्हें कोई शुद्ध नहीं है कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे कह के इसका प्रकाशन रुकवा दिया था। संवतों के अतिरिक्त रासों में जो विवरण मिले हैं और जो शिलालेख मिले हैं उनमें भी भिन्नता है। जो शिलालेख हमें मिले हैं और रासों में जो अन्य विवरण मिले हैं और शिलालेखों में जो विवरण मिले हैं उनमें भी भिन्नता है। इसके विपरीत जो पृथ्वीराज विजय है तथा जो शिलालेख, उनमें जितने भी विवरण मिले हैं वो एक दूसरे से मेल खाते हैं, उनमें समानता है, उनमें कोई भी जो है आप कह लो कि अंतर नहीं है। अब रासो के निम्नलिखित विवरणों का डॉक्टर बोलर ने जाली माना है, यानी जो निम्नलिखित विवरण हैं उनको डॉक्टर बोलर ने जाली माना है, यानी धोखा माना है, गलत माना है, कहा है कि ये नकली हैं, ये बिल्कुल गलत विवरण किए गए हैं। अब पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी है और वह त्रिपुरी के राजा की कन्या है, पर रासो में उसे अनंगपाल की कन्या कमला माना गया है, जो इतिहास संगत नहीं है। सबसे मुख्य कारण जो है रासो को अप्रामाणिक मानने का, वो फर्स्ट पॉइंट ही है हमारा कि पृथ्वीराज विजय में, ठीक है, यानी पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी माना है जो कि त्रिपुरी राजा की कन्या है, और इतिहास में भी हमें यही मिलता है कि पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी है और वह त्रिपुरी के राजा की कन्या है। जबकि पृथ्वीराज रासो में उसे अनंगपाल की कन्या कमला माना है, यानी पृथ्वीराज की माता का नाम कमला माना है और उसे अनंगपाल की कन्या कहा गया है, जो इतिहास संगत नहीं है, क्योंकि इतिहास में भी हमें कर्पूर देवी का ही नाम मिलता है। पृथ्वीराज विजय पृथ्वीराज को सूर्यवंश का मानता है, जबकि रासो काव्य ने उसे अग्निकुल का कहा है। यानी पृथ्वीराज विजय के अनुसार जो है पृथ्वीराज चौहान वो सूर्यवंशी है, जबकि रासो काव्य के अनुसार पृथ्वीराज अग्निकुल से अपना संबंध रखते हैं, वो अग्निकुल के वंशज हैं। इन विवरणों के कारण जो डॉक्टर बोलर है उन्होंने रासो को पूर्णतः अप्रमाणिक सिद्ध किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा मुंशी देवी प्रसाद और रासो की अप्रामाणिकता। यानी ये जो डॉक्टर बोलर और ये जो मुंशी देवी प्रसाद है दोनों का इकट्ठे आ जाते हैं, इन दोनों का मिलकर 5 मार्क्स का बनता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, मुंशी देवी प्रसाद और रासो की अप्रामाणिकता, यानी मुंशी देवी प्रसाद ने क्या तर्क रखे जिसके कारण वो रासो को अप्रामाणिक सिद्ध करते हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे प्रमाणिक
वह ऐतिहासिक रचना मानने को तैयार नहीं है। जो मुंशी देव प्रसाद है वो इसे ना तो प्रमाणिक मानते हैं और न इसे किसी प्रकार की उस समय की कोई भी ऐतिहासिक रचना मानते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं, यानी जो कारण अब हमें नीचे दिए गए हैं उनके कारण मुंशी देव प्रसाद ना तो इसे प्रमाणिक मानते हैं और इसे ऐतिहासिक रचना तक मानने को वो तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि संवत 1200-1300 में होने वाले राजाओं और घटनाओं को रासों में संवत 1100 से 1200 के बीच लिखा होना मतलब बीच लिखा हुआ है। यानी जो राजा और जो घटनाएं इतिहास में 1200 से संवत 1200 से संवत 1300 के बीच में लिखी गई हैं, वही जो घटनाएं हैं, वही जो राजा हैं वो पृथ्वीराज रासों में संवत 1100 से संवत 1200 के बीच में लिखे गए हैं। यानी 100 वर्ष तक का अंतर यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि उचित नहीं है। पृथ्वीराज के हाथ से कुछ राजाओं के वध की बात कल्पित है। कल्पित यानी कल्पना के आधार पर लिखी गई है, जो कि ऐसी नहीं हुई थी। रासोकार ने गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज के हाथ से दिखाई, जबकि इतिहास साक्षी है कि गौरी की मृत्यु 1267 में गखरों के साथ युद्ध करते हुए हुई थी। गखर एक जाति होती है, यानी उस समय में एक जाति के साथ युद्ध करते हुए हुई थी। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि पृथ्वीराज के हाथों कुछ राजाओं के वध की बात कल्पित है, यानी कुछ राजाओं का वध पृथ्वीराज के हाथों दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बात सिर्फ कल्पना के आधार पर लिखी गई है। अब रासोकार ने, यानी जो रासोकार रचनाकार था, उसने मोहम्मद गौरी की मृत्यु को पृथ्वी राज का तो दिखाया, यानी पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है इस बात का कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो है वो जबकि जो इतिहास गवाह है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1267 में 67 में ही गखरों के साथ युद्ध करते हुए हुई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है कि रासोकार ने आबू पर्वत के राजाओं के नाम निजी कल्पना के आधार पर दिए हुए हैं, क्योंकि इतिहास में उन राजाओं का नाम तक नहीं है। यानी जो रासों का रचनाकार था, उन्होंने आबू पर्वत के राजाओं, यानी उस समय में कोई आबू पर्वत के राजाओं के नाम जो है वो दिए हैं, जो कि निजी कल्पना के आधार पर दिए हुए हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि उस समय में इस नाम का कोई भी राजा हुआ ही नहीं था, बल्कि उस समय से पहले समय में, उस समय के बाद के समय भी हमें इन नामों से कोई राजा नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कई वर्ष बाद में जो राजा हुए हैं, या फिर उससे कई वर्ष पहले जो राजा हुए, उनका संबंध भी पृथ्वीराज से दिखाया गया है। ठीक है, अब एक बार मुंशी देवी प्रसाद के जो कारण है कि उन्होंने रासों को अप्रामाणिक क्यों सिद्ध करा, उसे दोबारा पढ़ लेते हैं। मुंशी देव प्रसाद ने इसे प्रमाणिक और ऐतिहासिक रचना मानने से इनकार कर दिया। उसका कारण ये है कि जो घटनाएं इतिहास में संवत 1200 से 1300 में हुई हैं, उन घटनाओं और उन राजाओं को रासों में संवत 1100 से 1200 के बीच में दिखाया गया है। दूसरा, पृथ्वीराज के हाथ से कुछ राजाओं के वध की बात कल्पित है, बिल्कुल कल्पना मात्र है। क्यों? क्योंकि रासोकार ने गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज के हाथ से दिखाई, जबकि इतिहास गवाह है इस बात का कि जो गौरी की मृत्यु वो 1267 में गखरों के साथ युद्ध करते समय हुई थी। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है कि रासोकार ने आबू पर्वत पे, यानी जो आबू पर्वत के राजा थे, उनके नाम निजी कल्पना के आधार पर दिए हैं। वास्तव में ऐसा कोई भी राजा इतिहास में नहीं मिलता है, ना उस समय में, ना उस समय से पहले के समय में, ना उस समय से बाद के समय में। साथ ही साथ जो कई वर्ष बाद, यानी पृथ्वीराज के कई वर्ष बाद जो राजा हुए और उनसे जो कई वर्ष पहले के राजा थे, उनका संबंध भी उन्होंने पृथ्वीराज के साथ दिखाया है। अब आ जाओ श्री गौरी शंकर हीराचंद ओझा तथा रासों की अप्रामाणिकता। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया था पीछे, डॉक्टर बुलर और मुंशी देव प्रसाद दोनों का मिल के 5 नंबर में आ सकता है, लेकिन ये अकेला 5 नंबर में आता और ये आता भी है। ठीक है, तो अब श्री गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार देख लेते हैं कि उनके अनुसार पृथ्वीराज रासो जो है वो अप्रामाणिक क्यों है। रासो को अप्रामाणिक घोषित करने वाले विद्वानों में ओझा जी
सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं वे इसे सर्वथा जाली ग्रंथ मानते हैं। इस विषय में उनके कई तर्क हैं। यानी जो विद्वान रासो की अप्रामाणिकता घोषित करने वाले हैं उनमें ओझा जी सर्वाधिक उल्लेखनीय है। यानी क्यों उल्लेखनीय, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं जिनके आगे जो है जो बहुत ही ज़्यादा तर्क संगत तर्क उन्होंने दिए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये लगा लो कि हद से ज़्यादा बिल्कुल बेस्ट है कि उनसे आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, वे इसे सर्वथा यानी वे इसे बिल्कुल जाली ग्रंथ मानते हैं, बिल्कुल नकली, बिल्कुल गलत ग्रंथ मानते हैं, गलत रचना मानते हैं और इस विषय में उनके कई तर्क हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते, पृथ्वीराज रासो और अग्निवंशीय क्षत्रिय। यानी पृथ्वीराज रासो, इसमें सिंपल सा यही है कि रासो ने परमार प्रतिहार चालुक्य तथा चौहान राजपूतों को अग्निवंशीय माना, जबकि पृथ्वीराज विजय हम्मीर महाकाव्य तथा भोजदेव के प्रशिस्त पत्रों में उन्हें सूर्यवंशी माना है। साफ सी बात, यहाँ पे आप सिंपल सा ये भी लिख सकते हो कि पृथ्वीराज रासो में रासोकार ने परमार प्रतिहार चालुक्य तथा चौहान इन राजपूतों को अग्निवंशीय माना है, जबकि पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज को सूर्यवंशी कहा गया है। इसके अलावा हम्मीर महाकाव्य तथा भोजदेव के प्रशिस्त पत्रों में भी उन्हें सूर्यवंशी माना गया है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पर जाते हैं कि चौहानों की वंशावली। रासो की चौहान वंशावली के लगभग 44 नामों में से केवल 7 नाम ही पृथ्वीराज विषय तथा शिलालेखों में मिलते हैं। यानी जो चौहानों की वंशावली थी, यानी रासो में जो चौहान वंशावली लिखी गई थी उसमें उसके 44 नाम दिए गए थे, जिसमें से केवल 7 नाम ही पृथ्वीराज विजय तथा शिलालेखों से मेल खाते हैं, उनमें मिलते हैं, अन्य नाम नहीं मिलते हैं। अभी देखो 44 नेम्स थे, उनमें से सिर्फ 7 नेम्स हमें मिलते हैं इतिहास में, बाकी के नेम्स नहीं मिलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो सारे या तो कल्पनीय हैं या फिर वो गलत हैं, क्योंकि इतिहास कोई भी गलत चीज़ नहीं लिखता है ना। थर्ड पॉइंट पे आ जाता है, थर्ड पॉइंट है पृथ्वीराज की माता। यानी इसमें वही पॉइंट आ जाता है कि इसमें तो बिल्कुल वही लिख सकते हो ना आप पीछे वाला, कि पृथ्वीराज रासो की माता का नाम जो है वो कर्पूर देवी था और वह त्रिपुरी के राजा की कन्या थी, जबकि रासो में उसे अनंगपाल की कन्या कमला माना गया है। ये पॉइंट लिख सकते हो आप बिल्कुल। और अगर एक दो लाइन थोड़ी सी और ऐड करनी तो लिख दो कि चंद ने पृथ्वीराज की माता अनंगपाल की पुत्री कमला को माना है, जबकि पृथ्वीराज विजय में हम्मीर काव्य में सुजान चरित्र में पृथ्वीराज की माता को कर्पूर देवी माना गया है, जो चेदी राज अचल राज की पुत्री थी। अब इतना बड़ा नाम ना याद करो, क्योंकि एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो सिर्फ ये लिख देना कि सुजान चरित्र में कर्पूर देवी को पृथ्वीराज की माता माना गया है, जो कि त्रिपुरी के राजा की कन्या थी। ठीक है, नाम यहाँ पर त्रिपुरी के राजा के नाम देने की कोई आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट आ जाओ। फोर्थ पॉइंट हमारा प्रथा का विवाह, यानी पृथ्वीराज की जो बहन थी उसका विवाह। रासो में पृथ्वीराज की बहन प्रथा का विवाह जो है वो समर सिंह से वर्णित है। यानी समर सिंह से विवाह की चर्चा मिलती है कि जो रासो काव्य के अनुसार यदि देखा जाए तो पृथ्वीराज की जो बहन प्रथा है उसका विवाह समर सिंह से हुआ था, जिसकी मृत्यु पृथ्वीराज और गौरी को एक युद्ध के समय में हुई थी। यानी जब पृथ्वीराज और गौरी का युद्ध हो रहा था तो उसमें पृथ्वीराज की बहन के जो पति हैं समर सिंह, उनकी उसमें मृत्यु दर्शाई गई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि पृथ्वीराज और गौरी का तो युद्ध हुआ ही नहीं। ठीक है, और यदि हम इतिहास के अनुसार देखें, इतिहास और शिलालेखों के अनुसार देखें तो समर सिंह की जो मृत्यु है वो 1358 में हुई थी। अब फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ, सोमेश्वर की मृत्यु। रासोकार ने गुजरात के राजा भीमदेव के हाथों सोमेश्वर की मृत्यु दिखाई है और बाद में पृथ्वीराज द्वारा भीमदेव के वध का वर्णन है। यानी लेकिन सोमेश्वर की मृत्यु सन 1276 में हुई थी। उसी समय भीमदेव अभी बालक था, क्योंकि वह संवत 1298 तक जीवित रहा। यानी जो रासोकार है उसने गुजरात के राजा भीमदेव के हाथों, यानी जो गुजरात के राजा थे भीमदेव, उनके हाथों सोमेश्वर की मृत्यु दिखाई। यानी उन्होंने सोमेश्वर का वध किया था और बाद में पृथ्वीराज ने उस भीमदेव का, जो कि गुजरात के राजा थे, उनका वध किया था। इस बात का पृथ्वीराज रासो में हमें वर्णन मिलता है। लेकिन सोमेश्वर की मृत्यु तो 1276 में हुई थी यदि हम इतिहास को देखते हैं तो, और उसी समय भीमदेव जो है बालक था,
क्योंकि वो क्योंकि वो 1298 तक जीवित रहा था। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है हमारा पृथ्वीराज सिक्स्थ पॉइंट हमारा आ जाता है पृथ्वीराज के विवाह। यानी चंद के अनुसार पृथ्वीराज ने 11 से 36 वर्ष की आयु तक उनके 14 विवाहों का वर्णन यानी उनके 14 विवाह दिखाए गए हैं। इनमें से अधिकांश कल्पित है यानी कल्पना मात्र है, बिल्कुल गलत है। मंडोवर के परिहार राजा नहार्या के पुत्र के साथ विवाह निराधार है यानी बिना सिर पैर का है, क्योंकि नहार्या पृथ्वीराज से कई सौ वर्ष पहले हुए थे। ठीक है, क्यों बिल्कुल सिर पैर नहीं है इस बात का सिर पैर इसलिए नहीं क्योंकि पृथ्वीराज के समय से कई सौ वर्ष पहले जो हैं वो नहार्या के राजा हुए थे। इसी प्रकार इच्छंगनी रानी को आबू के परमार राजा सलश के पुत्र तजात की बहन लिखा है, जबकि इस नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ था। यानी इच्छनी जो रानी है यानी इच्छनी रानी का पृथ्वीराज की जो रानी थी इच्छनी का जो वर्णन मिलता है उनके पिता को आबू के परमार राजा यानी आबू नाम की एक जगह के परमार राजा का यानी उस समय के जो है बिल्कुल वैभवशाली राजा और जो सलश है उसकी पुत्री था जैत की बहन लिखा गया है, यानी कि वो जैत की और राजा सलश की पुत्री थी और जैत की बहन थी। जबकि अगर यदि हम इतिहास को देखते तो हमें इस नाम का कोई भी राजा नहीं मिलता है। इसी प्रकार शशिव्रता हंसावती पद्मावती से विवाह भी कल्पित है, जो कि बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जो पृथ्वीराज उसमें अधिकांश जो लेख है वो कल्पित है, गलत है। समुद्रों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है जिसकी वजह से हम उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। सेवन्थ पॉइंट पे जो सेवन्थ पॉइंट है समुद्रों का अंतर। ये तो बहुत आसान सी बात है, इसमें आप सिंपल उस पॉइंट को भी लिख सकते हो कि रासों में संवत 1200 से इतिहास में होने वाले राजा और घटनाओं का समय सीमा जो है वो संवत 1200 से 1300 में है वर्णित है, जबकि रासों में उन्हीं राजा और उन्हीं घटनाओं को संवत 1100 से 1200 के बीच में दर्शाया गया है। सिंपल ये भी लिख सकते हो या फिर इसके साथ ये ऐड भी कर सकते हो कि रासों के अनुसार पृथ्वीराज का जो जन्म है वो 1115 में हुआ तथा उनका जो देहांत है वो 1148 में होता है, जबकि इतिहास ने पृथ्वीराज का जो जन्म है वो संवत 1200 में प्रमाणित। यानी जब हम इतिहास को देखते हैं तो पृथ्वीराज का जो जन्म है वो संवत 1200 में हुआ है और इसी प्रकार उनकी मृत्यु भी बाद में हुई है। और इसी प्रकार जो गौरी के संवत में भी बहुत अंतर हमें मिलता है। अब हम अपने 8th पॉइंट पर जाते हैं। 8th पॉइंट है हमारा मुख्य घटनाएं, यानी उस समय की मुख्य घटनाएं जो हैं जो रासों में हमें मिलती है और जो अन्य ग्रंथों में इतिहास ग्रंथों में शिलालेखों में जो हमें मिलती है उनमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। यानी रासोकार ने लिखा है कि अनंगपाल ने संवत 1138 में पृथ्वीराज को दिल्ली का राज्य दिया था, परंतु इतिहास में बिसल देव द्वारा पहले ही हस्तगत करना दिखाया गया है। इसी प्रकार संयोगिता अपहरण भी प्रमाणिक घटना नहीं है। यानी रासोकार ने लिखा है कि अनंगपाल ने जो है यानी जो पृथ्वीराज के पिता थे उन्होंने पृथ्वीराज को दिल्ली का राज्य जो है वो 1138 में दिया था, लेकिन इतिहास के अनुसार देखा जाए तो इतिहास कहता है कि बीसल देव ने पहले ही जो है वो दिल्ली को हस्तगत कर लिया था, यानी हाथ में ले लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। इसी प्रकार जो संयोगिता अपहरण है यानी पृथ्वीराज की रानी संयोगिता का जो अपहरण हुआ था वो भी एक प्रमाणिक घटना साबित नहीं होती है। अब हम अपने 9th पॉइंट पर आ जाते हैं जो कि ओझा जी का अंतिम पॉइंट है, जिसके वजह से अंतिम तर्क है जिसकी वजह से जो ओझा जी हैं वो इसे प्रमाणिक रचना नहीं मानते हैं, वो है भाषा। इन सब विषमताओं के अतिरिक्त रासों की भाषा भी तत्कालीन नहीं, क्योंकि इसमें फारसी शब्दों का प्रचुर प्रयोग है, इसलिए वह संवत 1300 की रचना प्रतीत होती है। यानी जितना ये समय सीमा बांधते हैं रासों में जितनी समय सीमा बांधी गई है उसके अनुसार जो रासों की भाषा है उसे शुद्ध हिंदी होना चाहिए था। उस समय की जो हिंदी थी उस पर आधारित होना चाहिए था, लेकिन जब हम रासों की रचना को पढ़ते हैं तो उसमें फ़ारसी शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। यानी उस समय तक क्या दिखाया गया है, इससे हमें क्या पता चलता है कि उस समय में जो है
वो मुग़लों का भारत पर शासन हो चुका था और भारतीयों की ज़बान पर हिंदी के बजाय उस समय की भाषा के बजाय जो है वो फ़ारसी का अधिक जो है रंग चढ़ चुका था, जो कि 1-2 महीनों में नहीं चढ़ता, 1-2 सालों में नहीं चढ़ता, बल्कि बहुत सालों में चढ़ता है। अब कोई भी चीज़ है, कोई भी लैंग्वेज है, वो आप लोगों पर इतना जल्दी जो है वो रंग नहीं चढ़ाती। यानी कोई भी चीज़ जो है वो आप लोगों की डेली हैबिट में, डेली लाइफ में इतनी जल्दी नहीं आती, उसे धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। तो इस वजह से फ़ारसी शब्दों का इतना प्रचुर प्रयोग, यानी इतना अधिक प्रयोग देखकर जो ओझा जी हैं वो ये कहते हैं कि ये रचना संवत 1300 की प्रतीत होती है, क्योंकि इतने फ़ारसी शब्दों में, यानी फ़ारसी शब्दों में इतना जो है दिखाया गया है इसमें कि फ़ारसी शब्द में जो उस समय के कवि थे वो इतने प्रचुर हो गए थे, यानी इतने बिल्कुल परफेक्ट हो गए थे कि वो अपने ग्रंथों में भी ये चीज़ें लिखने लगे थे। ठीक है, तो उपयुक्त प्रमाणों के आधार पर ओझा जी ने इसे जाली ग्रंथ कहा है, यानी बिल्कुल नकली, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल गलत ग्रंथ कहा है। अब हमारा आ जाता है आचार्य शुक्ल तथा रासु की अप्रमाणिक, यानी आचार्य शुक्ल जी ने शुक्ल जी के अनुसार जो है रासु की अप्रामाणिकता उन्होंने क्यों सिद्ध की है। आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने बिल्कुल सीधी सीधी बात कही है कि बात समंतों की नहीं है, घटनाएं भी जाली है। यानी यदि हम समंतों की बात करें कि समंतों में इतना फ़र्क है, तो इस वजह से हम उसे अप्रामाणिक कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि बात समंतों की ही नहीं है, कि केवल हम समंतों की बात नहीं, यहाँ पर समंतों यानी समय सीमा की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम समय सीमा को इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन जो घटनाएं पृथ्वीराज रासु में दी गई हैं वो भी जाली हैं, वो भी नकली है। यदि इसे काव्य माना भी जाए तो ऐतिहासिक काव्य होने के कारण इसमें इतिहास की सर्वथा उपेक्षा कर देना ठीक नहीं है। और यदि इसे काव्य मान भी लिया जाए तो इसे ऐतिहासिक काव्य कहना, इसे ऐतिहासिक काव्य होने के कारण इसमें इतिहास की सर्वथा अपेक्षा कर देना ठीक नहीं। यानी चलो ठीक है भाई कि हम इन सारी चीज़ों को एक साइड रख देते हैं, हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, एक साइड रख देते हैं फिलहाल के लिए, और इसे काव्य मानकर, इसे ऐतिहासिक काव्य होने के कारण जो है इसे ध्यान में रखते हैं, इसे बिल्कुल सही मानते, इसे प्रमाणिक मानते, इसे अप्रमाणिक नहीं करते हैं, तब भी इतिहास की सर्वथा अपेक्षा करते नहीं। यानी पृथ्वीराज रासो के अनुसार इतिहास को गलत ठहरा देना उचित नहीं है। ठीक है, शुक्ल जी अन्यत्र लिखते हैं, यानी शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि आगे चलकर बहुत सा कल्पित भटभंगत तैयार हो जाता है। यानी आगे चलकर, यानी शुरू में जो लिखा गया है पृथ्वीराज में, जो शुरू में वर्णन मिलते हैं वो फिर भी थोड़े से ठीक है, फिर भी उनमें इतनी कल्पना नहीं है। लेकिन जैसे हम उसे आगे आगे पढ़ते जाते हैं, उसके ख़त्म होने तक, उसके अंत आने तक जो बहुत सा कल्पित जो भटभंगत है वो तैयार हो जाते हैं। यानी बहुत सा कल्पित जो हमारे पास मटेरियल है, बिल्कुल कल्पना मात्र पे जो लिखा गया है वो तैयार हो जाता है। भटभंगत मैंने पहले बता दिया था कि जो भट्ट थे वो बहुत पहले के बहुत बड़े लेखक हुए थे, और उनके नाम पर जो लेख लिखे गए थे उन्हें भटभंगत कह दिया जाता है कि भाई ये तो बहुत पहले का, ये तो बिल्कुल अलग है। ठीक है, उसे भटभंगत कह दिया जाता है। उस सब को लेकर चंद्र को पृथ्वीराज का समकालीन मान उसी के नाम पर यह रासु नाम की इमारत खड़ी की गई है। ठीक है, यानी उस सब को लेकर चंद्र को पृथ्वीराज का समकालीन मान, ठीक है, यानी उस भट्टभंगत के आधार पर ही, उस कल्पना मात्र के आधार पर ही चंद्र बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन मान लिया गया, यानी उसी के समय का मान लिया गया है। और उसी के नाम पर ये रासो की इतनी बड़ी जो इमारत है ना हमारे पास, वो खड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही ग्रंथ को यदि भाष्य की कसौटी पर कसा जाए तो भी निराश होना पड़ता है। यानी अगर हम इन सब चीज़ों के साथ साथ भाषा को देखते हैं, यदि इस ग्रंथ की भाषा को देखते हैं तो भी हमें निराश होना पड़ता है, क्योंकि इसकी भाषा बेठिकाने व्याकरण की दृष्टि से अव्यवस्थित तथा आधुनिक साक्ष्य में ढली हुई है। कहने का मतलब है कि इसमें व्याकरण का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ठीक है, जो हिंदी की अशुद्धि होती है उसमें भी ध्यान नहीं दिया गया, बिल्कुल अव्यवस्थित है। तथा जो आधुनिक साचा है, यानी उस समय में जो उस समय के आगे जो लेख लिखने लगे थे उसमें जो जो चीज़ें आती गई हैं उनकी उस तरीके से इसमें भाषा को लिखा गया। उसमें शुद्ध उस समय की जो हिंदी थी या जो उस समय की शुद्ध भाषा थी उसका प्रयोग नहीं करा गया था, बल्कि उसमें के बिगड़े हुए रूप का इसमें प्रयोग किया गया था। अतः किसी तरह से इसे तत्कालीन प्रमाणिक रचना नहीं माना जा सकता है। अब आ जाते हैं हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा तथा रासु की अप्रमाणिकता, जो कि हमारा बिल्कुल
लास्ट सेकंड पॉइंट रह जाता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार जो रासो है वो अप्रामाणिक ग्रंथ क्यों है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा के अनुसार कवि ऐतिहासिक काव्य में घटनाओं का विस्तार डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार कवि ऐतिहासिक काव्य में घटना का विस्तार तो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें व्यतिक्रम नहीं यानी उसमें रुकावट भी पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐतिहासिक काव्यकार पर इतिहास के तथ्यों का रासों के संबंधों को इतिहास से मिलाने के लिए अनंत संबंध की कलिष्ठ कल्पना की गई है। इस बकवास को छोड़ देना, इस बकवास को कृपा करके मत लिखना, क्योंकि तुम्हारा विषय याद करते करते दिमाग खराब हो जाएगा। इसकी जगह सिंपल सी ये लाइनें याद कर लेना कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार कवि ऐतिहासिक काव्य की में घटना का विस्तार तो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें रुकावट भी पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक काव्यकार पर इतिहास के तथ्यों का जो है क्योंकि इतिहासकार ने जो है यानी जो ऐतिहासिक काव्यकार थे, जो इसके रासों के काव्यकार थे, रासों के लेखक थे, उसने इतिहास के तथ्यों का रासों के संबंधों से मिलाने के लिए यानी एक मिनट रुको, यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि जो कवि हैं वो ऐतिहासिक काव्य में घटना का विस्तार तो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें रुकावट भी पैदा नहीं कर सकता। और इसी को देखते हुए जो रासों का कवि है, रासों का काव्यकार है, उसका जो रचनाकार है, उसने इतिहास के तथ्यों का रासों के संबंधों को इतिहास से मिलाने के लिए यानी ऐतिहासिक काव्यकार जो था उसने इतिहास के तथ्यों को रासों में लिखित तथ्यों को एक दूसरे से मिलाने के लिए अनंत संवत की कलिष्ठ कल्पना की है। अनंत संवत होता है यानी अनंत संवत की शुरुआत की थी, ठीक है। उसको लेट करा था कि भाई हम इस समय को ये एक ग्रंथ मान लिया गया था, ग्रंथ टाइप में, कि भाई ये एक समय सीमा सी है जिसमें जितना भी जो गैप आ रहा है ना, इतना सारा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कलिष्ठ यानी मुश्किल कल्पना की है, कलिष्ठ होता है मुश्किल, ठीक है। फारसी के अर्वाचीन शब्दों का प्रयोग तथा भाषा की भिन्न कालीनता इसे प्रमाणिक रचना कहने में बाधा डालती है। रासों में दी हुई वंदनाएं भी उसे तुलसी के समय की रचनाएं सिद्ध करती हैं। इस तरह किसी प्रकार इसको प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता है। यानी इतनी बकवास ये घटिया चीज़ें, ये फर्स्ट लाइन की याद मत करना, इसे सिंपल से वर्डों में याद करना कि डॉक्टर वर्मा के अनुसार कभी ऐतिहासिक काव्य में घटना का विस्तार तो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें रुकावट भी पैदा नहीं कर सकता है। इसलिए ऐतिहासिक काव्यकार ने इतिहास के तथ्यों का इतिहास के तथ्यों को और रासों में लिखे गए तथ्यों को इतिहास उससे मिलाने के लिए अनंत संवत की मुश्किल कल्पना की है। और इसमें देखा जाए तो फारसी के अर्वाचीन शब्द का प्रयोग तथा भाषा की भिन्नता भी इसे प्रमाणिक रचना कहने में बाधा डालती है। या फिर ये लिख दो कि फारसी के प्रचुर शब्दों का प्रयोग तथा भाषा की भिन्नता भी इसे प्रमाणिक रचना कहने में बाधा डालती है। रासों में दी हुई वंदनाएं भी, यानी जो रासों में दी हुई वंदनाएं लिखी गई हैं, यानी भगवान को याद करने की जो प्रेयर्स वगैरह लिखी गई हैं, वो भी तुलसी के समय की रचना की प्रतीत होती हैं, इसलिए इसे प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है, रासों की अप्रामाणिकता का लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारा मोतीलाल मनोरिया और रासों की अप्रामाणिकता, यानी मोतीलाल मनोरिया ने इसे अप्रामाणिक रचना क्यों कहा है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। उसके बाद हमारी पृथ्वीराज रासों की अप्रामाणिकताएं खत्म हो जाएंगी। अप्रामाणिकता के जितने पॉइंट्स हैं, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर रासों की प्रामाणिकता, यानी जो पृथ्वीराज रास है उसकी प्रामाणिकता किस प्रकार है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो लास्ट पॉइंट अपना कवर करते हैं, मोतीलाल मनोरिया, यानी मोतीलाल मनोरिया के अनुसार रासों का पृथ्वीराज विजय हम्मीर महाकाव्य तथा सुचान चरित्र में उल्लेख न होने के कारण यह 18वीं शती की रचना है। यानी जो है रासों का, यानी पृथ्वीराज रासों का जो जिक्र है वो पृथ्वीराज विजय में, हम्मीर महाकाव्य में और सुजान चरित्र में उल्लेखनीय नहीं है, यानी उसमें उसका उल्लेख नहीं हुआ, उसका जिक्र नहीं हुआ, जिसके कारण जो पृथ्वीराज रासो है वो 18वीं शताब्दी की रचना प्रतीत होती है। इसकी भाषा की 18वीं शती की ही, और इसकी जो भाषा है वो भी 18वीं शती की ही प्रतीत होती है, क्योंकि उस समय तक जो है वो भारतीयों की ज़ुबान पर, भारतीयों की जीव जो होती है उन पर फ़ारसी का अधिक जो है वो
प्रभाव पड़ चुका था। इसके अतिरिक्त इसकी हस्तलिखित प्रतियां भी संवत 1700 के बाद ही मिलती है, यानी इसे जो हाथ से लिखी गई प्रतियां हैं, यानी हाथ से लिखी गई इसकी जो कॉपियां हैं वो संवत 1700 के बाद ही मिलती है, जिसके कारण मोतीलाल मनोहरिया ने भी इसे जो है वो अप्रमाणिक रचना सिद्ध किया है। यहाँ पर हमारी अप्रमाणिकता के जितने भी पॉइंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रामाणिकता करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।